दोस्तों, एक टाइम होता था जब कनाडा आना हर एक बंदे का सपना होता था, लेकिन आज 2025 में ये सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है बहुत सारे लोगों का। पिछले कुछ टाइम में ना ऐसा सुनने को मिल रहा है कि लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? बहुत सोचने के बाद मेरे को सिर्फ 5-6 कारण ही समझ आ रहे हैं, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। भाई लोगों, देखो, कनाडा कोई ऐसी वैसी कंट्री तो है नहीं है, लोगों की ड्रीम कंट्री मानी जाती है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है रशिया के बाद। और सबसे खास बात इसकी ये है कि ये अमेरिका के बिल्कुल साथ में है। जैसे अभी मैं विनिपेग में हूँ, अगर मेरे को यहाँ से अमेरिका जाना है ना, तो सिर्फ मेरे को 2 घंटे ड्राइव करनी पड़ेगी, इतना पास है अमेरिका। पर कनाडा भी किसी अमेरिका से कम तो है नहीं है, तो आखिर लोग इसको छोड़ के जा क्यों रहे हैं? सबसे पहला और मेजर कारण मेरे को लगता है पीआर का इशू। भाई लोग, एक टाइम होता था ना जब पीआर बिल्कुल आसानी से मिल जाती थी। 3-4 साल में हर बंदे को ऑलमोस्ट पीआर मिल जाती थी। बट आज के टाइम में 8 साल से ज्यादा टाइम लग रहा है पीआर होने में। मैं खुद कई लोगों को जानता हूँ जो 2017 में यहाँ पे आए थे और अभी तक पीआर नहीं हुए, और ये भी कंफर्म नहीं है कि उनकी पीआर होगी भी या नहीं। एक्सप्रेस एंट्री के ड्रा इतने ऊपर जा रहे हैं, पीएनपी के ड्रा इतने ऊपर जा रहे हैं, सीआरएस स्कोर ही नहीं हाथ में आ रहा। इसी के कारण तो कई लोग फ्रेंच सीख रहे हैं। उनका मानना यह है कि अगर वो फ्रेंच सीख लेते हैं तो हो सकता है कि फ्रेंच के ड्रा में उनका नाम आ जाए। बट फ्रेंच सीखना भी इतना आसान नहीं है। मैं खुद कई लोगों को जानता हूँ जो 6 महीने 1 साल से लगे हुए हैं फ्रेंच सीखने में, लेकिन उनकी फ्रेंच अभी तक नहीं पूरी हुई। इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग हैं ना, अभी होपलेस होते जा रहे हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उनको पीआर मिलेगी तो अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। कई लोग तो इसलिए नहीं घर बाय कर रहे क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनकी पीआर होगी या नहीं। पता लगे वो जहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर लें, बाद में उनको पता लगे कि उनकी पीआर तो नहीं होनी। आज के टाइम में कोई बंदा अपना नुकसान करना तो नहीं चाहता ना, तो पीआर नहीं मिलना भी और बहुत देरी से मिलना भी इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं टाइट जॉब मार्केट की। भाई लोगों, जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। जो सर्वाइवल जॉब्स होती हैं ना, जैसे वेयर हाउस में काम करना, गैस स्टेशन में काम करना, सिक्योरिटी में काम करना, ऐसी जॉब्स भी बहुत मुश्किल से मिल रही हैं। पहले के टाइम में ऐसी जॉब आराम से मिल जाती थी, बट आज के टाइम में ऐसी जॉब प्राप्त करने के लिए भी ना बहुत लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। अभी मैं कुछ दिन पहले वीडियो देख रहा था, एक जगह पे 5-6 बंदों की हायरिंग थी और नेक्स्ट डे वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए 150-200 बंदा आ गया था। और जॉब भी कोई ऐसी नहीं कि $20-22 वाली जॉब। भाई लोगों, मिनिमम वेज की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी बात है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई है उनको वेयर हाउस में काम करना पड़ रहा है, वो भी अगर उनको जॉब वहाँ पे मिलती है तो आप सोच के देखो यार, कोई बंदा जिसने 3-4 साल की डिग्री की, उसके बाद उसको अच्छा लगा वेयर हाउस में काम करना। एक तरह से जॉब सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो पाती। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो इंडिया में बहुत अच्छा काम करते थे, बट यहाँ आके उनको टिम हॉर्टन्स वगैरह में काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग सोचते हैं यार इससे अच्छा तो मैं इंडिया में ही था। इंडिया में फिर भी ग्रो करना आसान है, बट कनाडा में ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अभी यहाँ पे सैलरी अच्छी है, पैसे अच्छे मिलते हैं, पर जॉब सेटिस्फेक्शन भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि कई लोग आपका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। वो बोलेंगे कि हाँ अभी तुमने तो इंजीनियरिंग की थी, वहाँ पे वेयर हाउस पे काम कर रहा है, तो एक तरह से मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है। तीसरी बात मैं करूंगा कॉस्ट ऑफ लिविंग की। भाई लोगों, आज के टाइम में 2 बेडरूम अपार्टमेंट 1500 के ऊपर मिल रहे हैं। ये मैं विनीपेग की बात कर रहा हूँ। अगर आप वैंकूवर या टोरंटो जाओगे फिर तो रेट और भी ज़्यादा हाई है। अगर बेसमेंट की बात करूँ तो वो भी पहले के मुकाबले थोड़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है। और बेसमेंट में भाई लोगों ऐसा हाल है ना कि बेसमेंट में 6-6 7-7 लोग रहते हैं। अभी जो बंदा जिसको अपनी प्राइवेसी पसंद है, जिसको अपना टाइम पसंद है, या कोई इंट्रोवर्ट है, वो नहीं रह सकता 6-7 लोगों के साथ। उसको अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। और मोस्टली वही लोग बेसमेंट में ज़्यादा रहते हैं जो रिसेंटली इंडिया से आए होते हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे आए हो, चाहे वो वर्क वीज़ा पे आए हो। और जिस बेसमेंट में आप रहते हो, अगर वहाँ का ओनर अच्छा ना हो तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बेसमेंट में कई बार क्या होता है ना, जो ओनर होते हैं ना, वो हीट ही नहीं ऑन करते। और हम सबको पता है कि बेसमेंट में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अगर हीट ऑन करते भी हैं तो कम करते हैं, जिसकी वजह से लोगों की तबीयत भी ख़राब हो सकती है। और बेसमेंट में कोई भी प्राइवेसी नहीं रहती। जो ओनर होता है घर का, अभी उसका मन किया तो वो कभी भी आ सकता है। बहुत कम बेसमेंट ओनर्स होंगे जो पूरी प्राइवेसी देते होंगे। इसके बाद भाई लोगों, ग्रॉसरी के रेट इतने ज़्यादा हो चुके हैं। अगर आप सिंगल हो तो मैनेज कर लेते हो, अगर आप शादीशुदा हो तो भाई फिर मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गाड़ी अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है, इंश्योरेंस के रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इसकी वजह से भी लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे काम कर भी रहे हो लेकिन आपकी कोई सेविंग नहीं हो पा रही, सिर्फ पे चेक टू पे चेक ही रह रहे हो, तो बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती। तो उनको होता है कि इंडिया चले जाओ, पैसे कम कमा लो यार, कुछ बचे तो सही। इसके बाद मैं बात करूंगा रेसिज्म की। रेसिज्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कनाडा में। आज के टाइम अगर आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, तो कोई पता नहीं कि आपके ऊपर कब कोई अटैक कर दे। और क्राइम तो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोगों की गाड़ियाँ दिन दिहाड़े चोरी हो रही हैं। मतलब एक अनसेफ इन्वायरमेंट बनता जा रहा है जहाँ पर। थोड़े टाइम पहले मेरी खुद की गाड़ी चोरी हो गई थी। आगे मैं बात करूंगा वेदर की और मेंटल पीस की। कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। मैनीटोबा, सस्कैचुअन, अल्बर्टा, जहाँ पे तो 3-4 महीने -30 डिग्री के नीचे टेम्परेचर रहता है। दूसरी बात, रातें बहुत लंबी हो जाती हैं। 5-6 बजे अंधेरा शुरू हो जाता है, तो आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं जैसे घूमना फिरना, उसमें ही प्रॉब्लम आती है। इससे मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है भाई लोगों। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप सिर्फ कॉलेज जाते हो, कॉलेज से घर आते हो। अगर आप काम करते हो तो काम पे जाते हो, काम से सीधा घर आते हो।
अंधेरा हो जाता है, करने को कुछ होता नहीं है। तो ठंड के चलते और अंधेरे के चलते बंदा ज्यादातर टाइम सोचता है कि काहे कोई बाहर जाना, गर्मी रहते हैं, जिसकी वजह से मेंटल पीस भी इफेक्ट होता है। अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है एक्सप्लोटेशन होना। यहाँ पे जो न्यू कमर्स होते हैं ना, उनको न्यू कमर्स कम देखा जाता है और बकरे के तौर पर ज्यादा देखा जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उनका फायदा उठाते हैं। और जो अपने लोग होते हैं, जो इंडिया से होते हैं लोग, मेरे को लगता है वो ज्यादा फायदा उठाते हैं। और उनके फायदा उठाने का तरीका भी आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। अलग अलग तरीके से फायदा उठाते हैं वो। कोई बंदा जॉब ढूंढ रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही, तो फाइनली अगर उसको जॉब मिलती है तो उसको बताया जाता है कि तुमको ना 1 महीना ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। 1 महीने तुम्हारी ट्रेनिंग चलेगी अनपेड, वो देखेंगे तुम्हारा काम सही है या नहीं, फिर वो आगे बताएंगे। तो बंदा सोचता है 1 महीने की बात है, 1 महीने कर लेते हैं अनपेड ट्रेनिंग, उसके बाद फिर काम तो शुरू हो ही जाएगा। बट 1 महीने काम करने के बाद बोलते हैं कि नहीं यार, तुम्हारा काम नहीं अच्छा, इसलिए हम तुमको नहीं रख सकते। जा तो बोलेंगे कि 1 महीना और लगा लो, तब तक तुम सीख जाओगे। मतलब जो ऑनर है वो यही चाहता है कि बंदा फ्री में ही काम करता रहे। दूसरे टाइप का होता है कि वो आपको काम पे तो रख लेंगे, बट आपको बाद में पैसे नहीं देंगे। जैसे बाई वीकली पे चेक आता है, या 2 हफ्ते आपके हो जाते हैं, उसके बाद अपनी पे मांगोगे, अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, अभी मैं दे नहीं सकता वगैरह वगैरह कहेंगे, और बोलेंगे कि कोई बात नहीं, मैं तुमको नेक्स्ट टाइम पे कर दूंगा। तो बंदा सोचता है कोई बात नहीं, ये तो अपना ही बंदा है, ये हमारे साथ फ्रॉड थोड़ी करेगा। फिर 2 हफ्ते ऐसे फिर बीत जाते हैं, बंदा फिर से दोबारा अपने पैसे मांगता है, और फिर से उसको यही बोला जाता है। ऐसा कर करके तो कई बार बंदा 2 महीने ऐसे फ्री में काम कर जाता है। तो बाद में जो बंदा काम कर रहा होता है उसको भी पता लग जाता है कि हाँ भी इसने पैसे तो देने नहीं है, इसने मेरा इस्तेमाल किया है और कुछ नहीं। तीसरे टाइप का एक्सप्लॉयटेशन जो मेरे को समझ आता है ना, वो होता है कम पैसे देना। जैसे यहाँ पे मिनिमम वेज है $15-16 के आसपास, तो आपको पे करेंगे $8, $9, $10। अभी जिन लोगों की मजबूरी होती है उनको करना पड़ता है। मतलब जो न्यू कमर्स है ना, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वर्कर हो, उनकी एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रही है जहाँ पे। अभी नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं, वो है रिवर्स माइग्रेशन ट्रेंड। बहुत सारे लोग अभी कनाडा छोड़ के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी इंडिया की इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंडिया भी इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में। जैसे मैं तो पंजाब से हूँ, तो मेरे को पंजाब के हालात पता है कि पंजाब में जॉब मार्केट बहुत ही ज्यादा बुरी है। लेकिन जब मैंने पंजाब से बाहर रहने वाले लोगों से बात की है ना, जैसे कोई दिल्ली में है, कोई गुड़गांव में है, कोई बेंगलुरु में है, वहाँ पे आपको स्टार्टिंग जॉब भी 50-60 हज़ार में मिल जाएगी अगर आपकी अच्छी ग्रेजुएशन है। तो लोग सोचते हैं कि इंडिया चलते हैं, वहाँ पे 50-60 हज़ार मिलेंगे, बहुत है। इंडिया के 50 हज़ार आप मान के चलो कि कनाडा के $2500 के बराबर होंगे, क्योंकि इंडिया में इतनी महंगाई नहीं है ना। अभी मैं थोड़ा ना प्राइस कंपेयर कर लूँ। मैंने ना कल परसों यहाँ पे बर्गर खाया था, तो मैंने वो बर्गर के इंडियन रुपीस में 540 रुपये पे किए थे, और वही सेम बर्गर अगर मैं इंडिया खाऊं तो मेरे को 30 रुपये देने पड़ेंगे। तो महंगाई देखो इतनी ज़्यादा है। दूसरी बात, इंडिया में इंश्योरेंस भी सिर्फ साल में 1 बार भरनी होती है, जहाँ पे 12 बार भरनी होती है, हर महीने इंश्योरेंस जाती है। तो कनाडा एक्सपेंसिव तो है। दूसरी बात यह है कि इंडिया में अभी रिमोट IT जॉब्स बहुत हैं, नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। तो बंदा सोचता है भाई स्ट्रगल तो करना ही है, इंडिया में कर लेते हैं, वहाँ पे हमारी फैमिली तो होगी हमारा साथ देने के लिए। कनाडा में बंदा फैमिली से भी दूर, PR का भी पता नहीं होगा या नहीं, ऊपर से मेंटल स्ट्रेस भी होगा, महंगाई तो है ही यहाँ पे। तो यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि लोग कनाडा छोड़ के वापस इंडिया जा रहे हैं। एंड में मैं यही कहना चाहूँगा, कोई भी कंट्री बुरी नहीं होती, सिर्फ हालात बुरे होते हैं। नहीं इंडिया बुरा है, ना ही कनाडा बुरा है, सिर्फ हालात बुरे हैं। अभी कनाडा के कुछ हालात ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, बट मेरे को नहीं लगता कि ये हालात हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हो सकता है कि आने वाले 3-4 सालों में सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हो। और यही बात मैं इंडिया के लिए भी कहना चाहूँगा कि अभी इंडिया को आज़ादी मिले 80 साल के आसपास ही हुए ना, हो सकता है कि 20-25 साल बाद इंडिया भी डेवलप इकोनॉमी बन जाए, फिर कोई इंडिया से बाहर आ ही ना। और दूसरी बात, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। किसी के लिए कनाडा ड्रीम हो सकता है तो किसी के लिए नाइटमेयर। ये डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन के ऊपर कि उसको जहाँ पे कैसे हालात मिले हैं। वैसे आपको कनाडा कैसा लगता है ये कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।